My name is Maryam Ilyas Rizvi, and today the topic of my presentation is the structure of organization. Today we are discussing about the organization and the related stuff with the organization. So first of all, we will concern about that introduction, legal form of organization, companies, types of organization, management of an organization. So first of all, we must know that what is organization. एक्चुअली हम लोग को उसकी एक डिटेल एक डिफिनेशन तो पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, बट ऑर्गेनाइज थिंग्स और द थिंग विच आर डन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद द ऑर्गेनाइज्ड पीपल, दैट्स मेक अ ऑर्गेनाइजेशन. Actually, the action of organizing something or a system of consequently coordinated activities of two or more person. हम ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम सिंपल वर्डिंग के अंदर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सिविलाइज सोसाइटी होती है जिसके अंदर 3 से 4 लोग या फिर 3 से 4 टीम्स या कंपनीज मिलके वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसके अंदर वो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेलफेयर और फॉर प्रोडक्शन ऑफ समथिंग दे डू वर्क. और इवन दो कि अगर एक एजुकेशन सिस्टम है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज दे आर वर्किंग टुगेदर टू मेक society better and for the welfare of society. After that, organization जो हमारे पास आ जाती है, legal form of an organization. अगर हम ये कहेंगे legal form of an organization अगर हम कहेंगे तो वो एक law recognizing individual incorporation. एक्चुअली अगर हम लोग इस चीज़ को एक मैं मिनिमाइज करके इस सब का एक निचोड़ बताऊं तो वो ये है कि एक्चुअली अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पॉलिसीज होंगी, उसके एक अपने रूल्स होंगे, उसके अपने एक लॉज होंगे. सो व्हेन वी आर इन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, वी मस्ट हैव सम लॉज, वी हैव मस्ट सम कॉन्ट्रैक्ट्स, वी हैव टू वर्क इन एन ऑर्डर. हम हर चीज़ एक मतलब एक इनफॉर्मल वे में नहीं ले सकते जब हम एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर वर्क कर रहे हैं. एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर काम करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके रूल्स और पॉलिसीज को सबसे पहले फॉलो करें. उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मतलब शराकतदारी होती है कंपनीज की आपस में, और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन जाती है कि मतलब एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग मिल के बनाते हैं और मिल के बनाने के बाद वो एक चीज़ पब्लिकली और एक हम कहेंगे कि कंट्री लेवल तक की चीज़ें चलती हैं एक इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम अगर टाइप्स इसमें टाइप्स में आ जाते हैं कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइप्स क्या क्या आ जाती हैं, तो एक होता है सोल ट्रेडर, मतलब सिंगल पर्सन, जो एक सिंगल पर्सन है वो अपनी खुद बिजनेस को डील कर रहा है. एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है कंपनी. अब जो सोल ट्रेडर्स होते हैं हमारे पास अगर एक सिंगल पर्सन है, मतलब वो अपने बिजनेस को वो खुद डील करता है, वो उसके रिस्क खुद लेता है, वो हर चीज़ खुद देख रहा है, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल अपने सारे काम खुद कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सोल ट्रेडर और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन हु आर डीलिंग विद इट विद अ सिंगल वन. और फिर उसके बाद सर आ जाती है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप हमारे पास ये हो जाती है कि फिर डॉक्टर, लॉयर और अकाउंटेंट्स, ये एक ऐसे फॉर्म बन जाती है कि जहाँ पे 2 लोग एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं फॉर द ऑब्वियसली फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, बट इट इज इन द पार्टनरशिप व्हेन 2 और मोर पीपल यूनाइटेड टू डू वर्क. फिर लिमिटेड कंपनी आ जाती है. इसके अंदर सर हमारे पास ये होता है कि फिर उसके अंदर हमारे पास अकाउंटेंट्स भी होते हैं, फिर हमारे पास वहाँ पे इंजीनियर्स भी एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मैं ये कह सकती हूँ कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग लाइक अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, वो फिर एक ही फॉर्म में काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक कंपनी इनके पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी होती है जो कि या तो कंट्री लेवल पे या सिटी लेवल पे कम से कम काम कर रही होती है. उसके अलावा सर ये वही है पार्टनरशिप और कंपनी, मैंने ये सारी चीज़ें अभी डिफाइन की. उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे 5 ग्रुप्स ऑफ फंक्शंस हैं जिसके अंदर हम कहेंगे इसकी प्रोडक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट.
एक्चुअली सर अगर हम एक बात करें कि अगर हम एक सिंपल कंपनी में बात करें विच इज़ डीलिंग विद द लॉजिस्टिक और सम इंटरनेशनल कंपनी के उसके अंदर एक लॉजिस्टिक का काम हो रहा है और वो लॉजिस्टिक का काम ऐसा है कि वो ट्रेडिंग का वर्क शुरू हुआ है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हर मैनेजमेंट में डिवाइड होती है। मतलब प्रोडक्शन को एक टीम देख रही है, क्वालिटी मैनेजमेंट को एक टीम देख रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम डिवाइडेड है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम डिवाइडेड है। प्रोडक्शन की टीम ये देखेगी कि ऐसा वो क्या अच्छी तरीके से कर सकते हैं जिसके अंदर उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो और जो काम है वो मोर एफिशिएंट हो जाए। क्वालिटी मैनेजमेंट में ऑब्वियसली अगर एक काम चल रहा है वहाँ पे हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी दुश्वारी हो सकती है मतलब काम करते हुए, तो वो क्वालिटी को मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही एफिशिएंसी दिखाता है कि एक ही कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के हाउ मच एफिशिएंट दे आर। उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी एक जूस या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना रही है उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो सेल है, उसकी जो मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, हाउ एफिशिएंट दे आर, हाउ एफिशिएंटली दे आर डूइंग देयर वर्क। After that, finance and administration, there are many accountants which are sitting to check out that how much they are earning and how much they are going toward the, अगर हम कहना चाहें कि वो लोग कितना मुनाफा करें और कितना उनको घाटा हो रहा है। They are sitting there to check bills, to check everything, to check funds and what they are having, how much they are having income और ETCs, research and development। और इसके बाद हमारे पास ये टीम आ जाती है जिसके अंदर वो ये लोग ये देखते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ऐसा क्या काम करें जिससे हमारी कंपनी को फ़ायदा हो या ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, और ऐसी क्या चीज़ें हम अडॉप्ट करें जिससे हमारी कंपनी टुवर्ड प्रोग्रेस जाए। उसके बाद सर हमारे पास आती है जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री दैट वी कॉल दैट इंटरनेशनल कंपनीज which are dealing here in Pakistan, in Australia और ETC, मतलब सर डिफरेंट कंट्रीज जो एक साथ मिल के और फिर वो अपनी ना एक कंपनी मतलब लेके चल रहे होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को वो एक बेहतर तरीके से चला के चल रहे होते हैं बिकॉज दे आर इंटरनेशनल, दे आर डूइंग वर्क ऑन इंटरनेशनली। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हम इसको कॉमन वर्ड्स में कहें, द डिटेल ऑपरेशनल डिसीजन आर टेकन एट द सेंटर। नाउ द सेंटर वी कैन कॉल एज द बॉस। अगर एक कंपनी सेंट्रलाइज्ड है और अगर हम कहें कि एक कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड है तो हम कहेंगे एक सेंट्रलाइज्ड सोसाइटी वो है जो कि अपने बॉस को डायरेक्ट बताएंगे कि दैट वी आर गोइंग टू डू दैट, कि अगर हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और सर अगर जिसमें हम कहें डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक ऐसी कंपनी होगी जिसके अंदर हम अपने एक मतलब we are not going toward our boss, we are not going over our CEO or director, we are just concerning with our manager that how we will going to do that work or not. After that, management obviously deal with the managers. Management is all about that organize in an organization, management is more important than everything. मतलब अगर एक काम में प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक जनरल मैनेजर है, क्वालिटी मैनेजर है, दैट मीन्स दैट वी आर डूइंग वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंपनी। मतलब अगर हर चीज़ को एक मैनेजमेंट, क्योंकि टीम को जो लेके चलना है, क्वालिटी की टीम अलग होगी, प्रोडक्शन की टीम अलग, जैसे पहले ग्रुप डिफाइन हुए, तो उन टीमों को साथ लेके चलना ये मैनेजमेंट कहलाती है। और उस टीम के अंदर एक यूनिटी होना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दैट everyone how much they are honest with their work, how much elegantly they are doing their work, these things are very important. After that, प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर, कॉर्पोरेट मैनेजर, दीज आर द ऑल द मैनेजर्स। जैसे सर मैंने पहले 5 ग्रुप्स डिफाइन किए जिसके अंदर थे हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर जो था वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ कंसर्न था, दैट हाउ एफिशिएंटली एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी, मतलब हमारे प्रोडक्ट की हमारा प्रोडक्ट कितना एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है और क्वालिटी वाइज वो कैसा है। After that, general manager और corporate management deal with the management of organization as a whole। मतलब वो मैनेजर वो क्वालिटी को भी देखेगा, वो इन्वेंट्री को भी देखेगा, वो सेल्स को भी देखेगा, वो हर चीज़ को देखेगा, प्रोडक्शन को भी देखेगा। और कॉर्पोरेट मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कॉर्पोरेट मैनेजर हमारे पास वो हमारा एक बंदा होगा जो वो हर चीज़ को डील करेगा बट फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब वो आगे तक का भी सोचेगा और पीछे का भी, दैट इवन वी आर डूइंग दैट वर्क, तो उसका जो हमारे पास इफेक्ट रहेगा वो कितने अरसे तक रहेगा, ये हर चीज़ डिसाइड करेगा हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर। After that, monitor that overall performance of the organization and be prepared to handle serious problem which
arises anywhere in the organization, exactly जहाँ पे कोई काम होगा वहाँ पे कोई ना कोई मुश्किलात आती हैं, और वही मुश्किलें जो है डील करता है कॉर्पोरेट मैनेजर। दैट अगर हमें एक डिफिकल्टी आई है तो वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट हमारे पास वो डिफिकल्टी ना आए। दीज आर ऑल थिंग विच आर हैंडल्ड बाय अ मैनेजर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय द प्रेजेंटेशन सर।